Next is 3.11 and it is what is the law of conservation of momentum। कि law of conservation of momentum क्या है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई ना हो रही हो बॉडी पे, इट मीन्स के बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन या बिफोर एंड आफ्टर द एनी वर्क डूइंग, ठीक है। सो मोमेंटम हमारे पास कंजर्व रहे, बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम अगर कंजर्व रहे एंड देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन आवर बॉडी, देन इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। So when there is no resultant force acting on a body, then the momentum of body remain constant। इट मीन्स बिफोर एंड आफ्टर जो है मोमेंटम कंजर्व रहे या कांस्टेंट रहे, जितनी वैल्यू पहले थी उतनी ही बात पे रहे। जबकि कोई एक्सटर्नल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं की जा रही, देन इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द नेक्स्ट वन इज 3.12 and 3.12 is why is the law of conservation of momentum is important, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों इम्पॉर्टेंट है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग हम बहुत सी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये इसको बेसिक बना के बहुत सी चीज़ें फाइंड आउट भी की गई, बहुत प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमारे पास जो है बनाए गए थे ऑफ द फिज़िक्स, ठीक है। फिज़िक्स के बहुत सारे प्रिंसिपल ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ करके आए थे एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ फोर्स। ये इस तरह करें, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फोर्स, ठीक है, फोर्स, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन एंड masses can be find out, ठीक है। लाइक हमारे पास जो हमने अपने केस में बुलेट वगैरह के केस में पढ़ा था, दैट वाज mv प्लस mv इक्वल्स टू 0, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली हम मैस भी फाइंड आउट कर सकते थे, वेलोसिटीज भी फाइंड आउट कर सकते थे एंड एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट किया जा सकता है, एज वेल एज फोर्सेस भी फाइंड आउट की जा सकती हैं बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। The next one is the 3.13 and 3.13 is when a gun is fired, ठीक है, when a gun is fired it requires y, ठीक है। जब गन को फायर किया जाता है तो क्यों जो है ये पीछे की तरफ मूव करती है, क्यों रिक्वाइल करती है, ठीक है। सो इसकी बेसिक रीज़न ही ये है कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए गन रिक्वाइल करती है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम the momentum remain conserved, ठीक है, momentum remain conserved या constant, ठीक है, conserved, ठीक है। so the gun requires to fulfill the condition, ठीक है। इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कि बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन या बिफोर एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द वर्क हमारे पास मोमेंटम कंजर्व रहता है, उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए गन रिक्वाइल कर जाती है। इस वजह से हमारे पास जो है इसको कहते हैं वेलोसिटी भी जो है वो नेगेटिव में आती है। इसके लिए इस तरह भी लिख सकते हैं mv प्लस mv इक्वल्स टू 0 कि बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम को कंजर्व रखना है या मोमेंटम को कांस्टेंट रखना है।
बट बिफोर जो है परफॉर्मिंग एनी वर्क मोमेंटम ज़ीरो था, बट आफ्टर दैट हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को इस तरह से करेंगे कि जब बुलेट आगे मूव करे तो गन बैकवर्ड मूव करे, ताकि हमारे पास जो मोमेंटम है वो फुल कंजर्व रहे। सो इस इक्वेशन में फर्दर किस तरह चेंजिंग आएगी, mv इक्वल्स टू माइनस mv। ठीक है, एंड जो भी चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होगी वेलोसिटी को, लाइक रिक्वाइल वेलोसिटी, तो वो नेगेटिव में आएगी। इट मीन्स बॉडी रिक्वाइल करी है या बैकवर्ड मूव करी है टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द नेक्स्ट इज 3.14 एंड 3.14 में क्या कहा गया है, डिस्क्राइब द टू सिचुएशन इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नीडेड। यहाँ पे तो हमसे सिर्फ टू कंडीशंस पूछी गई हैं जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें रिक्वायर है। ठीक है, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बगैर कोई भी काम जो है ना वो स्टार्ट हो सकता है ना वो एंड हो सकता है। लाइक अगर हम लिखना भी चाहें तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी हम कभी भी लिख नहीं सकते। अगर हम चलना चाह रहे हैं, वॉक करना चाह रहे हैं, तो हम कभी भी नहीं चल सकते अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी। इसी तरह अगर गाड़ी मूव करी है, उसको स्टॉप करना चाह रहे हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो गाड़ी स्टॉप नहीं होगी। इसलिए अगर दो कंडीशंस लिखनी है सिंपली फॉर वॉकिंग एंड फॉर राइटिंग। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आप ये लिख लें एंड सेकंड वन लिख लें टू स्टॉप द कार। ठीक है, स्टॉप द कार या एनी व्हीकल। ठीक है, तो इन केसेस में हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होना लाजमी है। द नेक्स्ट इज 3.15 3.15 and it is how does the oiling part of a machine lowers friction। ठीक है, तो ऑयलिंग करने से फ्रिक्शन किस तरह रिड्यूस हो जाती है। जब हम ऑयलिंग करते हैं, ऑयलिंग करने से जो है स्लिपरी हो जाती है सरफेस। ठीक है, किसी भी मशीनरी पार्ट को कर रहे हो ऑयलिंग या किसी भी चीज़ को, तो स्लिपरी हो जाती है। ठीक है, अगर स्लिपरी हो जाएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगी, और जैसे ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी हमारे पास काम जो है मशीन्स ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करेंगे और इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी। सो बाय ऑयलिंग the surface becomes slippery। ठीक है, उस पर स्लिपरी हो जाती है, due to which force of friction reduces and machinery parts या machines जो है parts perform work efficiently। इट मीन्स कि उनकी एफिशिएंसी जो है काम करने की वो इंक्रीज़ कर जाती है, वो बढ़ जाती है जैसे ही हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होती है। एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे कम होगी, अगर हम उस मशीनरी पार्ट्स को ऑयलिंग कर देंगे, और ऑयलिंग से क्या होगा कि सरफेस जो है वो स्लिपरी हो जाएगी। स्लिपरी की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस हुई, जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस होगी वर्क जो है एफिशिएंटली परफॉर्म किया जाएगा और मशीनरी की एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर जाएगी। The next is 3.16 and 3.16 is describe the way to reduce the friction। तो रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन को हमें कुछ वेज बताए गए थे। ठीक है, सो नंबर वन वॉज कि स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। ठीक है, जो सरफेस ने स्लाइड करना है उसको पहली बात है स्मूथ बनाया जाए। जितनी सरफेस ज़्यादा स्मूथ होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतनी ही कम हो जाएगी। द नेक्स्ट वन वाज स्ट्रीमलाइन शेप। ठीक है, स्ट्रीमलाइन शेप किस तरह से होती है, जिस तरह हमारे पास फिश की शेप होती है इस तरह से, या क्रॉस वगैरह किस तरह से शेप होती है, उन पे क्या होता है कि ये जो बिल्कुल टॉप पॉइंट होता है उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, और जितनी
कांटेक्ट एरिया कम होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए, उतनी ही बॉडी एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो हमने रिड्यूस ही करना है फ्रिक्शन को, इट मीन्स ऐसी बॉडी की शेप बनाई जाए स्ट्रीमलाइन कि उसको फ्रिक्शन कम से कम लगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन वाज द स्ट्रीमलाइन शेप। द नंबर 3 इज बाय यूजिंग बॉल बेरिंग्स, ठीक है। बॉल बेरिंग्स यूज किए जाएं और रोलर्स यूज किए जाएं, ठीक है। जो चीज़ बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है, लाइक एक स्क्वायर की फॉर्म में होगी, उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा किसी भी सरफेस पे। लाइक अगर टेबल पे रखा जाए तो ये पूरा सरफेस एरिया कवर कर रहा है और हर एक पार्टिकल को फ्रिक्शन की फोर्स का सामना करना पड़े। वही जितना एरिया कम होगा एंड एक दूसरे के ऊपर रोल करती हुई चीज़ आगे जा रही होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम से कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एंड नंबर 4 इज लुब्रिकेटिंग। लुब्रिकेटिंग का क्या मतलब है? लुब्रिकेशन होती है कि आप ऑयलिंग करें या ग्रीसिंग करें मशीनरी पार्ट्स की या डिफरेंट चीज़ों की जिनको हमने यूज़ करना है, और उससे क्या होगा कि सरफेस स्लिपरी हो जाएगी। जितनी सरफेस स्लिपरी होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस होगी। सो ये हमारे पास 4 मेथड्स थे, ठीक है, जिनसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर 1 वॉज द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ, जो भी सरफेस हम यूज़ करें उसको स्मूथ बनाया जाए, देन स्ट्रीमलाइन शेप बनाई जाए, बॉल बेरिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाएँ, रोलर्स यूज़ किए जाएँ क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है एज़ कम्पेयर टू द स्लाइडिंग वन। एंड लुब्रिकेटिंग का क्या मतलब है कि लुब्रिकेशन की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीस अप्लाई की जाए, ऑयलिंग की जाए मशीनरी पार्ट्स की, ताकि रिड्यूस कर सके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। द नेक्स्ट इज 3.17 Why rolling friction is less than the sliding friction? So rolling friction क्यों कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से? अब अगर आप रोलिंग फ्रिक्शन में देखें तो जो इंटर ब्लॉकिंग्स होती हैं बिटवीन अप्स एंड डाउन्स, लाइक ये इस तरह से कोई भी सरफेस है, कोई भी सरफेस स्मूथ इतनी परफेक्टली नहीं होती, उसमें अप्स एंड डाउन ज़रूर होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास चीज़ रोल कर रही है वो भी इतनी स्मूथ नहीं होती, उसमें भी अप्स एंड डाउन ज़रूर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटर ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। इंटर ब्लॉकिंग जो है बिटवीन अप एंड डाउन ऑफ द 2 सर्फेसिस नीड नॉट टू बी रप्चर, ठीक है। अब ये पॉइंट्स यहाँ पे जब आए, इन्होंने एक दूसरे के अंदर इंटर ब्लॉकिंग कर ली, ठीक है। ये अप एंड डाउन जो है वो इंटर ब्लॉक हो गए। इसी तरह जब जैसे ये बॉडी मूव करके आगे जाएगी, लेट सपोज इसका ये वाला पोर्शन यहाँ चला गया, ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट पोर्शन जो आया उसने भी अपने आप को इस तरह से सेटल डाउन कर लिया, तो ये इंटर ब्लॉकिंग जो है वो रप्चर नहीं होगी, ठीक है। अगर रप्चरिंग नहीं होगी, रगड़ ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी तो फ्रिक्शन कम रहेगी एज कम्पेयर टू द स्लाइडिंग में क्या हो रहा है, एक चीज़ को बिल्कुल घसीटा जा रहा होता है ऊपर दूसरी चीज़ के, ठीक है। सो इंटर ब्लॉकिंग सारी रप्चर हो रही होती है। जो चीज़ टूट फूट का शिकार हो रही होगी वहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यही एक मेन रीज़न है कि जैसे ही इंटर ब्लॉकिंग्स रप्चर होना स्टार्ट हो जाती है इन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है, जबकि हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है एज़ कम्पेयर टू द स्लाइडिंग वन, क्योंकि इंटर ब्लॉकिंग रप्चर नहीं होती। सो अब आप यहाँ पे आंसर लिखते हैं, the interblocking between ups and downs in the rolling friction does not need to be rupture while in sliding friction the interblockings rupture so sliding friction is larger than rolling friction या rolling friction is less than the sliding friction, क्योंकि इंटरब्लॉकिंग्स रप्चर नहीं हो रही। और अगर इंटरब्लॉकिंग को रप्चर करेंगे
तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी। और वो किस केस में होता है, वो सिर्फ स्लाइडिंग के केस में होता है कि इंटरब्लॉकिंग्स रप्चर हो जाए। 3.18 What do you know about the following? सो हमारे पास नंबर 1 है टेंशन इन अ स्ट्रिंग। सो ये है हमारा एक बड़ा आर्टिकल, ठीक है। सो टेंशन के लिए इसको 3.2 टॉपिक नंबर है, जिसमें हमने ये सारा डिस्कस किया है कि टेंशन इन अ स्ट्रिंग क्या होती है। उसके 2 डिफरेंट केसेस थे, जिसमें हमने जो है पुली को यूज़ किया था, 2 मैसेज को यूज़ किया था। एक केस में दोनों मैसेज वर्टिकली मूव कर रहे थे, एक केस में हमारे पास एक मैस मूव कर रहा था हॉरिजॉन्टली, अदर वन वाज वर्टिकल। तो उस केस में हम लोगों ने टेंशन की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी एंड इट इज़ द आर्टिकल नंबर 3.2। द नेक्स्ट इज द लिमिटिंग फोर्स। लिमिटिंग फोर्स एक डेफिनेशन है, ठीक है। लिमिटिंग फोर्स वो मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की, जहाँ से बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। जब बॉडी रेस्ट पे होगी, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, सो द फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। वो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है जो कि रेस्ट कंडीशन में भी अप्लाई हो रही होती है बॉडी को, जिसने बैलेंस किया होता है बाय द अदर फोर्सेस, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स जो कि उस टाइम पे बॉडी रेस्ट पे है एंड तब अप्लाई हो रही है, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फ्रॉम वेयर बॉडी start to move is the limiting force of friction. So जब हमारे पास बॉडी रेस्ट में थी तब वो स्टैटिक फ्रिक्शन उस पर अप्लाई हो रही थी एंड हमने इतनी फोर्स अप्लाई की कि बॉडी को मूव करना पड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे वो मूव करने लगेगी तो मैक्सिमम वैल्यू वो हमारे पास आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जहाँ से आगे बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन की वो लिमिटिंग फोर्स है जहाँ से आगे बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है। द नेक्स्ट इज द ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स क्या है? ब्रेकिंग फोर्स एक अप्लाइड फोर्स है दैट इज अप्लाइड ऑन द ब्रेक्स, ठीक है। ब्रेकिंग फोर्स इज द अप्लाइड फोर्स, इट इज द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, which help to stop the car, helps to stop the car या any vehicle। हम तभी ब्रेक अप्लाई करते हैं जब किसी भी चीज़ को स्टॉप करना हो, ठीक है, तो उस पर ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। एंड ब्रेकिंग फोर्स कौन सी फोर्स है? इट इज़ एन अप्लाइड फोर्स। द नेक्स्ट इज द स्किडिंग ऑफ व्हीकल। एंड स्किडिंग ऑफ व्हीकल भी हमारे पास एक आर्टिकल है, स्किडिंग ऑफ व्हीकल, ठीक है। सो आप ये आर्टिकल नंबर 3.3 जो है उसमें से स्किडिंग ऑफ व्हीकल को स्टडी कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज सीट बेल्ट्स, ठीक है। सीट बेल्ट्स क्या होती हैं? सीट बेल्ट्स जो है वो रिएक्शनल फोर्स प्रोवाइड करती हैं कि जो जब सडनली कार को स्टॉप किया जाए तो हमारे पास कोई हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट ना हो ऑन अ पर्सन, ठीक है। सो सीट बेल्ट प्रोवाइड द रिएक्शनल फोर्स, बेल्ट्स प्रोवाइड रिएक्शनल फोर्स which help to prevent the passengers, ठीक है, या पैसेंजर्स या कोई भी पर्सन, ठीक है, while sudden brake is applied। जब सडनली ब्रेक अप्लाई की जाए,
तो पर्सन को या पैसेंजर्स को बचाने के लिए सीट बेल्ट जो है वो एक रिएक्शनल फोर्स के तौर पे काम करती है एंड उनको उनकी जगह पर स्टिक रहने के लिए जो है हेल्पफुल होती है सीट बेल्ट। द नेक्स्ट इज द बैंकिंग ऑफ रोड एंड द क्रीम सेपरेटर, ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड एंड क्रीम सेपरेटर। सो ये भी हमारे पूरे जो है वो आर्टिकल्स हैं एंड ये आप 3.4 आर्टिकल नंबर सर्च करेंगे देन यू गेट द आंसर दैट व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ रोड एंड व्हाट इज द क्रीम सेपरेटर। सो अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द 3.19। 3.19 is what would happen if all friction suddenly disappear, ठीक है, अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स को सडनली डिसअपेयर कर दें, ठीक है, तो क्या होगा। सो अगर फ्रिक्शन की फोर्स को हम ख़त्म कर देंगे तो कोई भी काम परफॉर्म कर ही नहीं सकते, ठीक है। इवन अगर कोई इंसान चलना चाह रहा है तो वो चल नहीं सकता, कोई लिखना चाह रहा है वो लिख नहीं सकता, और अगर कोई मूविंग कंडीशन में था तो वो स्टॉप ही नहीं हो सकता। सो टू स्टॉप द कार और टू परफॉर्म एनी एक्शन, टू परफॉर्म any action and to stop any action, ठीक है, किसी एक्शन को स्टॉप करने में या किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए we need friction force, ठीक है, या we need force of friction। so if it will be disappeared, nothing work can be done, ठीक है, nothing can be done, कुछ भी नहीं किया जा सकता अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिमूव कर दें। ना हम कोई काम परफॉर्म कर सकते हैं, ना कोई अगर काम हो रहा है उसको स्टॉप किया जा सकता है अगर फ्रिक्शन की फोर्स को ही डिसअपेयर कर दिया जाए। द लास्ट वन इज द 3.20 and it is why the spinner of washing machine is made to spin at a very high speed। सो जब बहुत हाई स्पीड पे हमारे वॉशिंग मशीन का जो स्पिनर है वो मूव करता है, सो इट विल रिमूव द डस्ट पार्टिकल और द वाटर पार्टिकल। सो इसकी वजह से हमारे जो कपड़े हैं वो ड्राई फॉर्म में मिलते हैं, क्लीन फॉर्म में मिलते हैं। सो जो स्पिनर है एट अ वेरी हाई स्पीड द डस्ट and water particles get separated from the clothes, ठीक है, from the clothes, so it will become clean and dry, ठीक है। सो ड्राई करने के लिए या क्लीन करने के लिए जो है हम बहुत तेज़ी से स्पिनर को मूव करवाते हैं एट अ वेरी हाई स्पीड, एंड जब बहुत ज़्यादा स्पीडली मूव करेगा तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे या वाटर पार्टिकल्स थे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कपड़ों से निकल के बाहर की तरफ आउटवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, आउटवर्ड मूव करेंगे। तो हमने जो स्पिनर की वॉल है वो परफोरेटेड रखी हुई है, मतलब उसमें स्मॉल होल्स हैं। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उन पार्टिकल्स पे अप्लाई होगी या कपड़ों पे तो जितना भी पानी है उन होल्स के ज़रिए ड्रेन आउट हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली जो हमें कपड़े मिलेंगे वो क्लीन भी होंगे एंड ड्राई फॉर्म में भी होंगे। सो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 एंड हो गया है।